नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते के रविवार ये विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या खास डेवलपमेंट हुआ, उन तमाम घटनाक्रमों का आज फिर से जायजा लेंगे। आज के खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। पहले बात बड़ी खबर की। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में शक्ति का विस्तार किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। आसान तो आसान, दुर्गम स्थानों में भी दुनिया के देश अपनी पहुंच सुनिश्चित करना चाहते हैं। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां दुनिया के अलग अलग कोने में अपने कूटनीतिक अभियानों को तेज करने में लगी हैं। किसी भी कूटनीतिक अभियान के लिए यह ज्यादा अहम होता है कि वो इलाका कितना संवेदनशील है, कमजोर है और गरीब है। जो इलाका जितना कमजोर होता है, वहां कूटनीतिक चालें उतनी ही सफल होती हैं। अफ्रीका ऐसे ही इलाकों में से एक है। दुनिया की बड़ी शक्तियां जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन वगैरह मजबूती से इस महादेश की ओर रुख कर रहे हैं। अफ्रीका को लुभाने के लिए तमाम हथकंडे भी अपना रहे हैं। अभी ताजा मामला अमेरिका से जुड़ा है। असल में अभी बीते हफ्ते उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अफ्रीका की 9 दिवसीय यात्रा पर थी। इस दौरान उन्होंने घाना, तंजानिया, जाम्बिया जैसे देशों का दौरा किया। उनसे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफ्रीका का दौरा किया था। साल के आखिर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भी अफ्रीका की यात्रा पर जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के 3 शक्तिशाली नेताओं की अफ्रीकी यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसे अफ्रीकी देशों में अमेरिका की पैठ बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए आज के एपिसोड में जानेंगे कि अमेरिका अफ्रीका में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। अफ्रीका में पैठ जमाने के लिए अमेरिका क्या क्या जतन कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। अमेरिका को चीन और रूस से मिल रही चुनौती के बारे में भी जानेंगे। आइए एक एक कर इन सभी बातों को समझते हैं। असल में बीते साल दिसंबर में ही यूएस अफ्रीका समिट हुआ। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी राष्ट्रपति बाइडेन ने की थी। इसमें 49 अफ्रीकी सरकारों, अफ्रीकन यूनियन कमीशन, युवा नेताओं और यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस के अफ्रीकी प्रवासी नागरिकों ने इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस शिखर सम्मेलन ने अफ्रीका को लेकर अमेरिका की नए सिरे से प्रतिबद्धता को जाहिर किया और बाइडेन प्रशासन को आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने और साझा वैश्विक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाने का अवसर दिया। कुछ समय से अमेरिका और अफ्रीका के नीति निर्माताओं के बीच इस बात को लेकर द्विपक्षीय सहमति रही है कि अफ्रीका में अमेरिका को अपने संबंधों को पुनर्जीवित करने और उसे प्राथमिकता देने की जरूरत है। परंपरागत रूप से देखा जाए तो अफ्रीका में अमेरिकी भागीदारी लोकतांत्रिक मानदंडों को बढ़ावा देने, विदेशी सहायता देने, गरीबी को कम करने और संघर्ष और असुरक्षा को दूर करने पर ध्यान देने तक ही केंद्रित रही है। ये प्राथमिकताएं भी अहम होने के बावजूद अमेरिका पूरे महाद्वीप में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखने में विफल रहा है। दूसरी ओर डिजिटल नवाचार और उद्यमिता क्षेत्र में अफ्रीका दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले स्थलों में से एक के रूप में उभर कर सामने आया है। लेकिन जनसांख्यिकी बदलावों के कारण अमेरिका ने पिछले 1 दशक में व्यापार और निवेश में गिरावट के चलते अफ्रीका में अपनी पैठ खो दी है। मगर अफ्रीका को लेकर अमेरिकी कूटनीति में हाल के दिनों में उत्साह देखा गया है। हालांकि इस बदलाव का संकेत पिछले साल अगस्त में उप सहारा अफ्रीका के लिए एक नई अमेरिकी रणनीति की शुरुआत और दूसरे यूएस अफ्रीका लीडर्स समिट के आयोजन में ही मिल गया था। अमेरिका ने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वो यूएस अफ्रीका समिट को आगे लेकर जाना चाहता है और अफ्रीका के भविष्य को मजबूत करने में साथ मिलकर चलना चाहता है। सवाल है कि यह भविष्य क्या है। असल में अफ्रीका युवा और बढ़ती आबादी वाला महादेश है। यह महादेश कुदरती खजानों से भी लबरेज है। अफ्रीका में विश्व के खनिज भंडार का लगभग 30%, वैश्विक प्राकृतिक गैस का 8% और वैश्विक तेल भंडार का 12% हिस्सा मौजूद है। इस महाद्वीप में दुनिया का 40% सोना और 9% तक क्रोमियम और प्लेटिनम है। दुनिया में कोबाल्ट, हीरे, प्लेटिनम और यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार अफ्रीका में ही है। अफ्रीका की इस खासियत ने शक्तिशाली देशों को अपनी ओर खींचा है। दूसरी वजह है कि अफ्रीका के ज्यादातर देश गरीब हैं। उनकी गरीबी पूंजीपतियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है। यही कारण है कि चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश अफ्रीका का रुख कर रहे हैं।
असल में अफ्रीका में जब भी बात कर्ज की होती है तब चीन का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे में अमेरिका का वहां प्रभावहीन होना उसे चिंता में डाल रहा है। चीन को ओवरटेक करने की नीयत से अमेरिका अब अफ्रीका में गंभीरता से काम करना चाहता है। दूसरी ओर रूस भी अमेरिका की बड़ी सिरदर्दी है। रूस अफ्रीका को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है। अब रूस भी कई तरह से माइनिंग प्रोजेक्ट्स में अफ्रीका में आगे बढ़ने लगा है। रूस की वैगनर कंपनी को कई प्रोजेक्ट्स मिले हैं जो कि एक अर्ध सैनिक संगठन है। ये संगठन अफ्रीका में रूस के हितों को आगे बढ़ा रहा है। अफ्रीका में रूस का वर्चस्व तब दिखा जब यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में मतदान होना था। इसमें अफ्रीका के देश बटे नजर आए। मतदानों में गैर हाजिर रहने वालों में तंजानिया समेत आधे अफ्रीकी देश थे। ऐसे में भू राजनीतिक लिहाज से भी अमेरिका के लिए ये चिंता का विषय है। इसलिए अमेरिका खुद को ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर पेश करना चाहता है। अमेरिका सिर्फ अपने निवेश से अफ्रीका को नहीं लुभा रहा, बल्कि उसका दावा है कि मानवाधिकारों के साथ साथ लोकतंत्र पर जोर उसके अफ्रीका के साथ रिश्तों को चीन या रूस से अलग बनाता है। एक ऐसे समय में जब चीन और रूस से अमेरिका को कड़ी चुनौती मिल रही है, तब अफ्रीका में अपने पैर मजबूत करना अमेरिका के लिए आसान नहीं रहने वाला। अफ्रीकी देशों की एक शिकायत भी रहती है कि उन्हें किस देश के साथ किस तरह के संबंध बनाने हैं, इसे लेकर उन पर कोई दबाव ना हो। कई बार ये देखने को मिलता है कि चीन या अमेरिका इन देशों के साथ आने के लिए या इन देशों पर अपने साथ आने के लिए दबाव बनाते हैं। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ये उसके लिए उल्टा पड़ सकता है। असल में अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों से धनी जरूर है, लेकिन गरीबी उसकी सबसे बड़ी पहचान है। ऐसे में कोई देश अगर वहां निवेश करना चाहता है तो अफ्रीकी देश मना नहीं करते। अफ्रीकी देश अमेरिका को उसी दोस्त की नज़र से देखते हैं जैसे वो चीन और रूस को देखते हैं। इसलिए जब कोई देश चीन, रूस या अमेरिका से मदद मांगता है तो इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो देश एक प्रमुख शक्तिशाली ब्लॉक का हिस्सा हो गया है। इसलिए अमेरिका के लिए अफ्रीकी देशों पर दबाव बनाने की कोशिश उल्टी पड़ सकती है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते दिनों अमेरिकी सीनेट के स्पीकर केविन मैकार्थी और ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने अमेरिका में मुलाकात की। इस दौरान त्साई को लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुलाकात का ये ऐसा मौका था जब 1979 के बाद से अमेरिका में किसी सर्वोच्च पद के अधिकारी से ताइवान के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। गौरतलब है कि साल 1979 में ही अमेरिका ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। मैकार्थी से मुलाकात के वक्त त्साई ने अमेरिका की मजबूत और अनूठी साझेदारी की सराहना करते हुए कहा कि अमेरिका के सहयोग से लगता है कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग नहीं है। साथ ही उन्होंने इस ओर भी इशारा किया कि उनके यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। वहीं मैकार्थी ने कहा कि अमेरिका ताइवान के लोगों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करता रहेगा। ताइवान के लिए अमेरिका का समर्थन दृढ़, अटूट और द्विपक्षीय बना रहेगा। हालांकि इस मुलाकात पर चीन ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कठोर और सशक्त उपाय करेगा। इसके लिए उसने सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उधर ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने चीन में मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद दोनों देशों के बीच सुलह की वार्ता को और मजबूत करना बताया जा रहा है। दरअसल दोनों देशों के बीच करीब 7 साल पहले संबंध टूट गए थे। इन टूटे रिश्तों को बहाल करने के लिए दोनों ने पिछले महीने एक समझौते की घोषणा की थी। इसी के अगले चरण में ये मुलाकात दोनों देशों के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को फिर से खोलने की दिशा में कार्यकारी कदमों पर जोर देने के बातचीत पर केंद्रित है। साथ ही इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की आधिकारिक बहाली के लिए विचारों का आदान प्रदान किया गया। गौरतलब है कि ईरान और सऊदी अरब को पश्चिम एशिया में कट्टर दुश्मन के तौर पर जाना जाता था, लेकिन चीनी हस्तक्षेप से इन दोनों के बीच दोस्ती की राह खुली थी। रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया है। उसके बाद अब नाटो में कुल 31 सदस्य देश हो गए हैं। इसे यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नाटो के इतिहास में ये पहली बार है जब कोई देश इतनी जल्द ही उसका सदस्य बना है। दरअसल फिनलैंड ने मई 2022 में सदस्य बनने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिस पर नाटो के सभी सदस्य देशों ने जल्द ही अपनी जरूरी रजामंदी भी दे दी थी। हालांकि
फिनलैंड के पड़ोसी देश स्वीडन की सदस्यता का मामला अभी भी तुर्की के कारण फंसा हुआ है। गौरतलब है कि फिनलैंड के पास युद्ध की स्थिति में 2,80,000 सैनिकों वाली सेना है। ये संख्या उसे यूरोप की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक बनाती है। फिनलैंड और रूस करीब 1300 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, इसलिए फिनलैंड के सदस्य बनने से नाटो और रूस की सीमा की लंबाई अब दोगुनी हो गई है। आज की चर्चा में इतना ही। नोट कर लेते हैं आज की चर्चा पर आधारित सवाल है, अफ्रीकी देशों से अमेरिका नज़दीकियां क्यों बढ़ा रहा है? भू राजनीति के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसको लेकर आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।